प्यारे भैया बहन, आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। हम लोग पिछले दिन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय की शुरुआत किए थे, जिसकी भूमिका के विषय में पहले ही वीडियो में प्रस्तुत किया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। देखिए, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और इस क्रांति के साथ ही राष्ट्रवाद के विचार का अभिव्यक्ति भी सामने आया। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति, जो संवैधानिक बदलाव हुआ, जिससे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में आई, जिसको हम एक तौर पर कहें तो प्रजातांत्रिक शासन की ओर अग्रसर हुआ। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और उसकी नियति का तय भी फ्रांस के लोग ही करेंगे। यानी अब जो शासन की व्यवस्था बनेगी वो फ्रांस के लोगों के द्वारा बनेगी। शासक लोग चुनेंगे, शासन वही करेगा। फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बहुत सारे कदम उठाए, जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। उसी से पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार उभर करके आया और समाज के सभी लोग इस पर बल दिए। एक संविधान के अंदर रह करके सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त हुए। एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा का चुनाव किया गया। उस क्रांति के बाद से फ्रांस का झंडा तिरंगा एक नया बना, जो एक राष्ट्र प्रतीक के रूप में माना गया। पहले की राष्ट्रध्वज की जगह अब फ्रांसीसी झंडा तिरंगा आया। जो जनरल स्टेट जनरल का जो चुनाव पहले नहीं होता था, वो अब स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के द्वारा, उनके समूह के द्वारा होने लगा और स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुति रची गई, नई शपथ ली की पद्धति बनी, शहीदों का गुणगान हुआ, सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, केंद्रीय स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था हुई। अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक को समान कानून मिलेगा, ऐसा प्रावधान लाया गया। किसी वस्तु को लाने और ले जाने में जो कर लगता था, उसको खत्म कर दिया गया। पूरे क्षेत्र में एक समान व्यवस्था लागू की गई। सभी लोगों को क्षेत्रीय बोली को धीरे धीरे हतोत्साहित किया गया और फ्रेंच जैसी बोली को मान्यता दी गई। उसी को लिखना, उसी में पढ़ना, यानी वही भाषा राष्ट्र की भाषा बन गई। क्रांतिकारियों ने जब घोषणा किया
कि फ्रांस राष्ट्र का भाग्य और लक्ष्य, ये दोनों जो है यूरोप के लोगों को जो निरंकुश शासन था उससे मुक्त होकर के और स्वतंत्र रूप से होगा। भाग्य और लक्ष्य स्वतंत्र रूप से तय किया जाएगा। यानी फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्र में गठित होने में मदद किया। फ्रांस एक नया राष्ट्र के रूप में गठित हुआ। फ्रांस की यह घटना यूरोप की अन्य क्षेत्रों में फैली, अन्य शहरों तक गई। छात्र, शिक्षित वर्ग के लोग जगह जगह पर जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। अपने अलग अलग क्लब बनाना शुरू कर दिया। अलग अलग गतिविधि और अभियानों ने जो फ्रांसीसी सेना थी उसके लिए एक नया रास्ता तैयार किया। 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों में क्रांतिकारी समूहों ने घुस करके क्रांतियां की युद्ध किया और राष्ट्रवाद के विचार का प्रचार और प्रसार किया। लोगों के अंदर में ये भावनाएं भरी गई कि राष्ट्रवाद क्या है, आप पुराने विचार को छोड़िए, अपने राष्ट्र के विचार में सोचिए और बदलाव लाइए। राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र लाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी कालखंड में फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने पुनः फ्रांस में राजतंत्र को लाया और वहाँ के प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। आई हुई प्रजातंत्र पुनः राजतंत्र में बदल गई। नेपोलियन ने फिर उससे राजतंत्र ला करके लागू कर दिया। लेकिन इतना होने के बाद भी प्रशासनिक क्षेत्रों में जो क्रांतियों के सिद्धांत थे उसको समावेश किया, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। नेपोलियन ने भी अपनी सारी कार्य व्यवस्था को तर्क संगत और कुशल बनाने का प्रयास किया। 1804 के नागरिक संहिता, जो सामान्यतः नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, लागू किया गया। नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। उसने फ्रांस की जनता को बताया कि कानून के सामने सभी बराबर हैं और संपत्ति का अधिकार जो है सभी के पास सुरक्षित रहेगा। इस कानून को फ्रांस के अधीन, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा और पूरे फ्रांस में इसे लागू किया जाएगा। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, सब जगहों में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन का सरल तरीका अपनाया। सरल से सरल तरीका अपना करके प्रशासन को आसान बनाया। जो सामंती व्यवस्था थी पहले से, उसको वह खत्म किया। किसानों को भी भूदास और जागीरदारी शुल्क से मुक्त दिलाया। पहले किसान जब खेती किया करते थे फ्रांस में, तो उनको जागीर जोतने के लिए, ज़मीन जोतने के लिए शुल्क देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। वह खत्म कर दिया गया। जो शहर कारीगरों के श्रेणी में संघों के नियंत्रण में था, वो भी खत्म कर दिया गया। किसान, कारीगर, मजदूर, नए नए उद्योगपति
सभी एक दूसरे को मिले, नई नई व्यवस्था लागू की गई, नई नई उद्योग स्थापित किए गए और सभी को अपने अपने क्षेत्रों में काम करने के लिए पूरी आज़ादी दी गई। उद्योगपति, सामान बनाने वाले लघु उत्पादक को भी यह समझ में आने लगी कि एक समान कानून, मानक भार, नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक क्षेत्र में, एक इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगा, सहायता प्रदान करेगा। एक जैसा कानून होगा, एक बराबर नाप तौल होगा, राष्ट्रीय मुद्रा भी एक होगी, तो पूरे क्षेत्र में वस्तुओं का आदान प्रदान करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो सकती है। जो स्थानीय लोग थे वो तो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया व्यक्त करते थे। शुरू में तो बहुत जगहों पर, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड जैसे जगहों पर, और इन क्षेत्रों के कुछ शहर हैं जैसे ब्रुसेल्स हैं, मेंच हैं, मिलान हैं, वारंसा है, ये सभी क्षेत्रों पर जो हमारी फ्रांसीसी सेना, जो फ्रांस को आज़ाद करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी, उसको लोग भव्य स्वागत करने लगे, उनको तोहफा और गिफ्ट देने लगे। लेकिन शुरू में यह उत्साह था, लेकिन यह धीरे धीरे उत्साह पुनः दुश्मनी में बदल गया। ये मनसा जब यह साफ होने लगा कि प्रशासनिक व्यवस्था जो है राजनीतिक स्वतंत्रता के रूप नहीं है, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रांसीसी सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जा रहा था। इस जबरदस्ती भर्ती से, प्रशासनिक परिवर्तन से कहीं ज़्यादा नुकसान मिल रहा था। इस प्रकार से फ्रांस में ये परिवर्तन का प्रारंभिक शुरुआत है। जब कई भी देश पर लंबे समय तक अत्याचार बढ़ता है, तब वहाँ की जनता जागरूक होती है और जागृत हो करके अपने अनुकूल व्यवस्था लागू करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।